आपका चहेता चैनल CNBC आवाज़ आज 20 साल का हो रहा है। जी हाँ, 20 साल समृद्धि के, और पिछले 20 साल की इस पूरी बुल मार्केट को CNBC आवाज़ ने आपके साथ शेयर किया है। और एक चीज़ मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस देश में जो इक्विटी कल्ट है उसमें CNBC आवाज़ का भी एक योगदान रहा है। और हमारे व्यूअर्स जो हमारे साथ जुड़े रहे हैं, आप सभी इसके साक्षी हैं। और आप सभी को आपके अपने चैनल CNBC आवाज़ की 20 साल की सालगिरह पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। गेट रिच का आज हम एक स्पेशल एडिशन कर रहे हैं, 20 ईयर्स स्पेशल। और आज मेरे साथ एक बहुत ही ख़ास मेहमान हैं, मेरे मेंटर्स में से एक, और स्टॉक मार्केट में आई थिंक मुझे भी काफ़ी कुछ सिखाया इन्होंने। और पिछले 20-25 सालों में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स इन्होंने देखे हैं स्टॉक मार्केट के। एन जय कुमार प्राइम सिक्योरिटीज़ से आज मेरे साथ हैं। एक सबसे पहले तो CNBC आवाज़ के 20 साल पर मैं आपको भी शुभकामनाएं दूंगा, क्योंकि आप भी हमारा हिस्सा रहे हैं। और थैंक यू सो मच आज हमारे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है इस कंट्री में एक इक्विटी कल्ट डेवलप करने के लिए। सो उसमें मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं, और आपके दर्शकों को द वेरी बेस्ट विश करता हूं। और ये मुझे उम्मीद ये है कि अगले बहुत सारे साल और दशक आप ऐसा ही करते रहेंगे इस चैनल से। और लोगों को, क्योंकि क्या होता है, जो ऊपर नीचे जो होता है, जो चढ़ाव वगैरह, तो सब भागीदारी रहते हैं, लेकिन जब प्रॉब्लम्स आती है मार्केट में, वही चैनल है जो लोगों को आश्वासन देता है कि ये एक लॉन्गर टर्म ट्रेंड है। वो उसमें बहुत बड़ा योगदान आपका रहा है। सो आई रियली अप्रिशिएट व्हाट यू हैव डन। और इक्विटी कल्ट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक सेन वॉइस वो सुनते रहें। तो बहुत बहुत मुबारकबाद हो आपको और आपके दर्शकों को। थैंक यू सो मच। 20 साल में बहुत कुछ बदला है। हमने स्टॉक मार्केट में अपर सर्किट भी देखे हैं, हमने स्टॉक मार्केट में डाउन सर्किट भी देखे हैं। और इस बीच में हमने एक चीज़ नोटिस की है कि अगर पिछले 20 साल आपने कुछ नहीं किया था, सिर्फ स्टॉक मार्केट में और कुछ नहीं, निफ्टी ही लेकर अगर बैठे रहे थे, तो आपका पैसा ज़बरदस्त भागा होगा। 20 साल में करीब करीब 20 गुना हो गया होगा। क्या पिछले 20 साल को अगले 20 साल के लिए एक्सट्रापोलेट किया जाए? मुझे तो ये मानना है कि मार्केट में सही इन्वेस्टमेंट करके और कुछ नहीं करना एक बहुत बड़ी, अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। बिल्कुल, जो लोग कर नहीं पाते हैं, क्योंकि लोग डेली प्राइसेस देखते हैं, डेली ट्रेंड सुनते हैं, चैनल्स की बात करते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत कुछ करते रहना चाहिए, या तो अपने एंटरटेनमेंट के लिए, या फिर उनको ऐसा फीलिंग है कि हर उतार और चढ़ाव को हम पकड़ पाएंगे। इन्वेस्टर्स का मेरे हिसाब से 80 to 90%, मतलब 80-90% ऐसा होना चाहिए जो SIPs में डाल के, म्यूचुअल फंड्स में रह के उसको ग्रो करने रहना चाहिए। और जो बाकी 10-20% है, उसमें अगर ट्रेडिंग करना हो या अपने मन को थोड़ा, मतलब सम काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट देना हो, तो कीप ओनली 10-20% फॉर दैट। लेकिन ये कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर लोगों ने ये एग्जाम्पल आप देते रहें कि निफ्टी में अगर पकड़ के रखो और एक ट्रेंड आप देखो, और क्यों ये करना मेरे हिसाब से आज के दिन भी समझदारी का काम है कि 1980 यानी 1980 से लेकर 2024 तक, 2025 अभी हुआ है, ये 44 साल अमेरिका में लोगों ने सब कुछ देखा है। लोगों ने 1987 का क्रैश देखा है, जो सिंगल डे 23% मार्केट घटा था। लोगों ने एशियन क्राइसिस देखा है, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस देखा है। लोगों ने इंटरेस्ट रेट्स अमेरिका में 14 और 16% हुआ करते थे पॉल वॉकर के अंडर इन दी अर्ली 80s। सब कुछ देखा है। लेकिन जो 401k हुआ, यानी कि जो सैलरी से कट के जो पैसा इन्वेस्ट होने के लिए बड़े म्यूचुअल फंड होता है, हाँ। बिल्कुल, प्रोविडेंट फंड या मतलब पेंशन कह लो, दैट 401k हैज़ बीन मेरे हिसाब से द सिंगल बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टू दी अमेरिकन मार्केट्स ये 44 साल में। लेकिन उस पीरियड में बहुत सारे अमेरिकन ऐसे हैं जिनको ये मालूम नहीं है कि फॉरेनर्स, मतलब बाहर से इन्वेस्ट कर रहे हैं या लोकल्स इन्वेस्ट कर रहे हैं या HNIs इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये सब कुछ मालूम ही नहीं था। बिकॉज ये डेटा इंडिया में पहली बार अभी आया है।
ये डेटा था ही नहीं वहाँ पर। हाँ। लेकिन उनको ये मालूम था कि थोड़ा अपने सैलरी से, इनफैक्ट बहुत सारे मैंने अमेरिकन से भी बात की, उन्होंने ये कहा कि हमारा सैलरी यही था जो हाथ में आता था, हाँ। बाकी इन्वेस्ट हो जाता था, और 20-30 साल के बाद देखा तो बहुत बड़ा मतलब फॉर्चून बन गया। तो जो 44 साल से लोग करते आए हैं वहाँ पर, और जो तरक्की हुई है उनकी, मतलब अपने पोर्टफोलियोज में और अपने नेटवर्थ में, मेरे हिसाब से टेक्नोलॉजी के कारण जो अमेरिका में होता है यहाँ भी होता है, लेकिन 15-20 साल लैग होता था, अब टेक्नोलॉजी के कारण थोड़ा जल्दी होने लग गया है। यही जो हम ट्रैक कर रहे हैं अभी, जैसे ये SIPs हैं, लास्ट 5-7 साल से मेरे हिसाब से कर रहे हैं, अगर अगले 20 साल ये चलता रहा तो दो चीज़ें होंगी। अमेरिका में भी 1980s में, और ये मैं पैरेलल इसलिए दे रहा हूँ कि 1980s में अमेरिका में भी इक्विटी कल्ट 4-5% का हुआ करता था, यानी कि अपने सेविंग्स के 4-5% आप इक्विटी मार्केट्स में एक्सपोजर रखते थे, जो आज के दिन हमारे मार्केट में 4.5-5% पे है, जो 5 साल पहले 3% पे था। लेकिन अमेरिका में आज 18-20% हो गया है दैट एक्सपोजर थ्रू दिस 401k एंड अदर म्यूचुअल फंड्स। तो अगर ये 4 या 5% जो इंडिया में है, 4.5-5%, अगर ये 12-15% होता है अगले 15-20 साल में, तो ये क्वेश्चन हम पूछना बंद कर देंगे कि आज फॉरेनर्स ने बेचा या खरीदा। क्योंकि अगर आप हमारा इकोनॉमी तब देखोगे 10-12 ट्रिलियन डॉलर का हो जाएगा, मे बी इवन हायर ओवर दिस पीरियड ऑफ टाइम, और उसका अगर आप देखोगे कि रिटेल सेविंग्स क्या हैं और उसके परसेंटेज आप देखोगे, तो ये फॉरेनर का जो फ्लो हम आज के दिन बिल्कुल वो नज़र ताक के देखते रहते हैं, वो भूल जाएंगे। सो ब्रॉड ट्रेंड अगर ये देखोगे कि इंडियन इक्विटी मार्केट का कल्ट आ गया है, जो भय था वो चला गया है, जो हम बोलते थे कि मार्केट में सट्टा बाजार है, वो सब ऐसा कोई वो नहीं है। पीपल कम एंड वर्क हियर, एंड लोग प्राउडली बोलते हैं कि मेरा बेटा स्टॉक मार्केट में है। तो ये ट्रेंड बहुत बड़ा ट्रेंड है, जिसके लिए मैं ये बोलता हूँ कि 75-85% के बीच में आपको ये SIPs करना चाहिए। 10-15-20% अपने एजुकेशन के लिए, अपने ईगो के लिए, अपने एंटरटेनमेंट के लिए अगर आपको मार्केट में ट्रेडिंग करना है तो आप करते रहिएगा। बिल्कुल, और उस ट्रेडिंग से भी जो प्रॉफिट मिले उसको भी फिर स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्ट करिए। तो नहीं, लेकिन इशू पता क्या है, अब जैसे मैं कल का ही डेटा देख रहा था, फ्राइडे का डेटा देख रहा था, जितना FIs ने बेचा उससे डबल DIs ने खरीदा, और पिछले कई दिनों में हमने ये ट्रेंड देखा है, फिर भी मार्केट रुकने का नाम नहीं ले रहा है, स्पेशली ब्रॉडर मार्केट में। तो बहुत लोगों को लग रहा है कि ये हो क्या रहा है मार्केट में, कोई समझ नहीं पा रहा है। नवंबर के लो भी हमने तोड़ दिए, तो ऐसा क्या बदला मार्केट में? मार्केट में बदला ये है कि जो HNIs और रिटेल इन्वेस्टर्स का जो फ्लो है, ये हम मॉनिटर नहीं करते थे। मार्केट का जो जैसे कि जो बुल मार्केट का मदर्स मिल्क है, यानी कि जो चीज़ इसको चलाता है वो है नफ़ा। जब इंडिविजुअल्स HNIs नफ़ा करना बंद कर देते हैं, और एटलीस्ट मार्क टू मार्केट में नफ़ा, क्योंकि सब लोग तो पैसा बना नहीं सकते, जो कि ट्रेंड था लास्ट 3-4 साल से कि मार्केट वॉज कंटिन्यूसली गोइंग अप, पोर्टफोलियोज की में वृद्धि हो रही थी, बढ़ोतरी हो रही थी। उस वृद्धि को पहली बार लास्ट 6 महीने में हमने देखा है कि मार्केट पोर्टफोलियोज को जितना पोर्टफोलियोज घटे हैं उससे बहुत कम मार्केट घटा है। तो पहली बार लोगों को लग रहा है कि यार नफ़ा काफ़ी आ गया, अब तो लॉसेस में जा रहे हैं, तो एक बार बेच देते हैं। तो मेरे हिसाब से जो रिटेल कैपिचुलेशन बोलते हैं, जो मतलब जो रिटेल सरेंडर कर जाते हैं, वो दौर फिलहाल मार्केट में चल रहा है। तो वी आर टू माई माइंड वेरी क्लोज टू अ बिग स्ट्रक्चरल बॉटम इन अ लॉन्गर टर्म बुल मार्केट। क्यों हर मार्केट में, जैसे इवन इन द 2003 to 2007 पीरियड, हमने देखा था कि 10 से 15% का निफ्टी करेक्शन बहुत बार हुआ, एक बार 30% भी हुआ था 2006 या 2006 अगस्त में मेरे अगर मेरा याद 2006 में हाँ। हुआ था। तो डिस्पाइट दैट मार्केट्स वेंट अप। तो क्या होता है पीरियोडिकली, क्योंकि देयर इज अ फ्रेज इन इंग्लिश कि यू कांट डेमोक्रेटाइज मनी मेकिंग, कि अगर सब लोग इन्वेस्ट करते हैं और सब पैसा बनाए तो कोई कुछ और करे ही नहीं। तो मेरे हिसाब से पीरियोडिकली मार्केट्स लोगों को उतारता रहता है कि भाई बहुत हो गया, आप निकल जाओ, या तो नफ़ा काफ़ी हो गया पीपल से कि मुझे निकलना है, या मोस्ट सिनारियो ऐसा होता है कि पेन हो जाता है, लॉसेस है, सो दे हैव टू फोर्स टू सेल अनविलिंगली। सो व्हेन दैट काइंड ऑफ फोर्स्ड सेलिंग हैपेंस, दैट इज व्हेन बॉटम्स आर मेड। तो मेरे हिसाब से वो दौर चल रहा है, और ये दौर जो करेक्शन का पहले था वो कंटिन्यू हो रहा था, लेकिन एक फाइनल ब्लिप
ट्रंप के कारण हुआ है कि लोगों को अभी लगता है कि ज़िंदगी में कुछ और नहीं करो, अमेरिका में इन्वेस्ट करो। ये जो एक बुल मार्केट कंसेंसस है, मेरे हिसाब से वो बुल मार्केट कंसेंसस का ये जो एक वो था कि डॉलर इंडेक्स 102, 3 का 109, 10 के करीब हो गया, बिटकॉइन बढ़ गया। सो सारे जो शॉर्ट्स थे, अमेरिका शॉर्ट्स, दे हैव कट आउट एंड एक फाइनल फ्लिंग हो रहा है। तो मुझे लगता है कि जैसे द इंडियन मार्केट्स परफॉर्म बेस्ट जब दुनिया में प्रॉब्लम था, तो ओनली 2 मार्केट्स दैट वर परफॉर्मिंग वर यूएस एंड इंडिया। चाइना में प्रॉब्लम्स थी, यूरोप में प्रॉब्लम्स थी, जापान मार्केट वेंट अप बट देयर वर इश्यूज एट द एंड एंड कैरी ट्रेड वाज आल्सो अ बिग फैक्टर। येन कैरी ट्रेड की लो इंटरेस्ट रेट्स पे लोग येन में बोरो करके इन्वेस्ट करते थे। आज के दिन स्ट्रक्चरल सॉल्यूशंस कहीं भी नहीं हुई हैं, बट अमेरिकन मार्केट अगेन टू माय माइंड इज क्लोज टू माय माइंड विल peak out soon if it is not already peaked out. Okay. तो I think back to buying on dips in India is the strategy. बिल्कुल, तो 2025 शायद इंडिया का रह सकता है। एक काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद इस कॉन्वर्सेशन को हम आगे बढ़ाएंगे। में आपका फिर स्वागत है और हम बात कर रहे हैं कि अगले 10-20 साल हमारे भारतीय बाज़ारों के लिए कैसे रह सकते हैं, क्योंकि आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं सीएनबीसी आवाज़ के 20 साल। एक साहब ने जो बात कही मैं उससे सहमत हूँ, लेकिन इशू क्या है, ह्यूमन नेचर है। आप स्क्रीन देखेंगे ही, आप अपना पोर्टफोलियो देखेंगे ही, मतलब मैं भी देखता हूँ, जबकि इतने हम लोग सीजन हो गए हैं उसके बाद भी। तो जो कोविड के बाद जो नया पैसा आया वो तो देखेगा ही। एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि इस मार्केट में पेन कहाँ तक है और कितनी करेक्शन मार्केट में बाकी है, खासतौर से छोटे स्टॉक्स में। उससे पहले मैं एक और कुछ 1 or 2 मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेस की बात करना चाहता हूँ। वन स्ट्रक्चरल चेंज ये है कि जो पैसा मार्केट में फर्स्ट टाइमर से आया है वो कंटिन्यू करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि दिस इज द पॉपुलेशन दैट बिलीव्स अ लॉट लेस इन सेविंग एंड लॉट मोर इन इन्वेस्टिंग एंड लॉट मोर इन कंजम्पशन। पीरियडिकली हो सकता है कि एक्सेस हो जाए, क्रेडिट कार्ड में कंजम्पशन ज़्यादा हो जाए एक्सेट्रा, वो बात अलग है। और एफडी में तो कुछ मिल ही नहीं रहा है उनको, मिल ही नहीं रहा है इन एनी केस। और 6-7% पे लोग बोलते हैं कि मैं स्टार्टअप्स को क्यों ना फंड करूँ। सो that is one structural change कि the young population is here to stay. The second actually big structural change is that the dollar rupee which was quite steady has started weakening. तो 2 sectors को बहुत बड़ा फायदा हुआ है ये। In increasing order of importance I would say, IT में तो थोड़ा बहुत फायदा हुआ है, लेकिन IT में lot of the pricing gets passed on. Yes. तो अगर 4-5% का आपको डॉलर रुपये का फायदा हुआ है, एटलीस्ट 2-2.5-3% तो आप पास ऑन कर देते हो। बिल्कुल। बिकॉज पीपल वॉच दैट एवरी डे। बिल्कुल। फार्मा, लेकिन दूसरा फार्मा है, लेकिन जिसमें वो पास ऑन का, बिकॉज इन्वेंट्री इज बीइंग हेल्ड एट अ लोअर कॉस्ट। दोज हु आर फुली जेनेरिक्स ड्रिवन, एक्सपोर्ट्स ड्रिवन, उनके लिए मैं देखता हूँ कि अल्टीमेटली थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर्स इट गोज टू द एंड कंज्यूमर, द मार्जिन्स मोर और लेस रिमेन द सेम। तो फार्मा के लिए एक स्ट्रक्चरल बेनिफिट विल कंटिन्यू। और क्योंकि फार्मा इज प्रोवाइडिंग इनएक्सपेंसिव, यानी कि सस्ते दाम में medicines it is providing to the, especially to the US and Europe, people will welcome this at all costs, because जो patented drugs हैं 10 गुना 8 गुना ज़्यादा प्राइसेस के हैं। तो यहाँ पर 2% 3% अगर बढ़ भी जाए तो उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। and especially for insurance companies there, they want cheaper prices to be able to take care of their people who've insured with them, so who've taken insurance from them. So the way I see this is pharma के लिए बहुत बड़ा फायदेमंद हो सकता है ये। And a lot of import substitution also happens because dollar rupee acts as a kind of a kind of an import duty enhancement if you will. तो ऐसे माहौल में एटलीस्ट अगर 2 सेक्टर्स को फायदा होता है, and a lot of Indian assets like real estate look cheaper when you take a dollar rupee rate. So a lot of non-resident Indians who have been buying real estate. So I think real estate could be a big beneficiary. क्योंकि उनके डॉलर्स में, कम डॉलर्स में उनको वो घर मिल जाएगा। हाँ। तो ये 2-3 चीज़ें अगर आप देते हो तो पहली बार जो 82-83 का रेंज पकड़ के रखा था डॉलर रुपये ने, अब 86 के ऊपर चला गया। और मेरा ये मानना है कि कम जून, कोई पब्लिक आउटक्राई तो हुआ नहीं है, ये 88-90 का रेंज चला जाएगा। एंड आई थिंक दिस 5-7% कुड बी अ बिग गेम चेंजर फॉर सम ऑफ द एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज। ठीक है, टेक्सटाइल्स में भी अगेन पास ऑन हो जाता है, ये IT में हो जाता है, बट सम सेक्टर्स में ये मार्जिन रह जाती है। दैट इज़ वन। Plus a weakening dollar rupee also acts as some kind of an import barrier for a lot of domestic production. ये 2-3 चीज़ें मैं छोड़ना चाहता हूँ टेबल पे कि ये इस बेसिस में पोर्टफोलियो सिलेक्शन का भी आप
चेंजेस कर सकते हो बेस्ड ऑन दिस. द अदर थिंग इज दैट अ लॉट ऑफ रिटर्निंग इंडियंस, जो ब्रेन ड्रेन हमारा 1980 से लेके 70 से लेके 2005 तक हुआ है, व्हाट वी कॉल द ब्रेन ड्रेन, कि लोग बाहर गए हैं. आई एम सीइंग अ ह्यूज ट्रेंड इन द नेक्स्ट जनरेशन वांटिंग टू कम बैक. दो पब्लिक विल टेल यू एज रेडिली कि जो बिजनेस ओरिएंटेड ग्रुप्स हैं वो एक लेग बाहर रखना चाह रही हैं. बट आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ पीपल इन द एज ग्रुप ऑफ 20 to 30 हु गो ओवरसीज स्टडी, हु वांट समथिंग टू डू विद इंडिया. तो अ लॉट ऑफ दैट, बिकॉज आज के दिन सारे प्राइवेट इक्विटी वाले यहीं पर हैं, सारे वेंचर कैपिटलिस्ट यहीं पर हैं, सारे इंटरनेशनल big companies like Apple, etc. are coming back. So I am seeing the first sign of people coming back to India and wanting to do something here. So my own feeling is that there's a lot of returning Indian money coming back to India. And the invisibles, जो बोलते हैं, जो foreign exchange flows में, will be positive. And I think a stable dollar rupee for some periods of time and a short period when it weakens is the way forward. जब तक ये purchase, as a long-term adjustment to this. So डॉलर अप्रिशिएट हुआ है तो क्या होगा, मेरे हिसाब से 109-10 से शायद डॉलर 105 तक पुल बैक भी करे, लेकिन डॉलर रुपी विल रिमेन इन द 86 प्लस माइनस रेंज. तो दिस इज द वे दैट आई थिंक सम एक्सपोर्ट competitiveness perhaps could come in. तो लॉट ऑफ आवर एक्सपोर्ट्स आर प्राइस एडजस्टेड फॉर डॉलर रुपी मूव्स. चलिए, हम बात लंबे टर्म की कर रहे हैं, लेकिन क्या एक पॉसिबिलिटी है कि 2025 नेगेटिव साल हो? पॉसिबिलिटी तो बहुत कुछ हो भी सकता है. आई मीन आई डोंट थिंक दैट देयर इज एनीथिंग व्हिच इंडिकेट्स इट कैन नॉट हैपन करके. लेकिन मुझे लग रहा है कि जो करेक्शन 6-8 महीना हुआ है हैज़ प्रोवाइडेड अ पीरियड ऑफ कंसोलिडेशन. IIP एक्सेट्रा, द गवर्नमेंट स्पेंडिंग हैज बीन द बिगेस्ट रीजन. आज के दिन भी प्राइवेट कैपेक्स नहीं हो रहा है. गवर्नमेंट स्पेंडिंग वाज एट इट्स लोएस्ट लेवल फॉर द फर्स्ट 8 months इन द लास्ट 13 years. फॉर द फर्स्ट टाइम नाउ, November, December, January, that money has started coming back. जैसे they have released higher MSP for agri products. They are releasing more money for certain वो पैसा आ रहा है आपके हिसाब से? बिल्कुल आ रहा है. एंड आई एम सीइंग दिस इन टर्म्स ऑफ ग्राउंड लेवल इटसेल्फ. सारे चैनल्स आपको बोलेंगे कि MFI का स्ट्रेस 1 साल रहेगा. पहली बार इंडस्ट्री इज कमिंग इन सेइंग 2 क्वार्टर मैक्सिमम होगा. आज आई एम फॉरगेटिंग द नेम कि किसने बोला है. एंड अ फ्यू ऑफ द चैनल चेक्स दैट वी डू, स्टॉक्स ने चलना शुरू भी कर दिया MFIs ने. सो उसमें क्या है कि Q2, Q3 or Q3, Q4 was expected to be a problem. But I am seeing collection efficiencies improve. So जहाँ collection efficiencies had gone down 2-3 percentage points they're improving. जिससे क्या होगा, because रूरल सेक्टर में क्या होता है, जब पैसे का फ्लो बंद हो जाता है तो जो पैसा है हाथ में वो एक बार रख लेते हैं. दैट्स अ टिपिकल, शुड आई से द होम मेकर सिंड्रोम आई कॉल इट, कि थोड़ा पैसा हाथ में होना चाहिए. Moment the money starts coming, whether under MSP or under new projects coming or under any kind of a Kisan Vikas program of any kind, that money starts coming back into the system. Then the loans start getting serviced. तो उस माहौल में मुझे लगता है कि Q3, Q4 में बड़े सारे banks और institutions are quoting at historic lows in terms of valuation, 0.6 times book, 0.8 times book, etc. तो आई थिंक थोड़ा फाइनेंशियल्स में भी रिकवरी आएगा. तो एक्सपोर्ट कोरिएंट की बात हो गई है, फाइनेंशियल्स की बात हो गई है. सो अगर फाइनेंशियल्स रिकवर करते हैं एंड सम ऑफ दी सेक्टर्स आई टॉक्ड अबाउट कि आईटी में मंदी नहीं है और फार्मा में तेजी कंटिन्यू हो सकता है, देन इंडेक्स वाइज एक ही सेक्टर रह गया, मैन्युफैक्चरिंग एज अ होल. देन ऑफ कोर्स द इंडिविजुअल सेक्टर्स आर देयर. उसमें फॉर इंस्टेंस देयर इज अ लॉट ऑफ एक्टिविटी गोइंग ऑन इन द PLI स्पेसेस. तो एक एक करके मेरे हिसाब से इंडेक्स में अग्रेसिवली यहाँ से मंदी करना डिफिकल्ट रहेगा मेरे हिसाब से. अगर रिलायंस में बहुत बड़ी मंदी आ जाए बात अलग है, अडानी स्टॉक्स में मंदी आ जाए बात अलग है, बिकॉज दे आर लाइक ऑलमोस्ट मिररिंग द इंडेक्स सेंटिमेंट. बट अगर वहाँ पर इफ दे हैव रीच्ड मीडियम टर्म लेवल्स व्हिच आई थिंक दे हैव, मुझे ऐसा लगता है कि पब्लिक सेक्टर स्पेंडिंग, public sector capex and some private sector participation has started happening. And I'd be very surprised if we sustainably break these lows. ठीक है. लेकिन एक सवाल है, बहुत साइन थे कि मिड कैप और स्मॉल कैप में अति हो रही थी, लेकिन पैसा इतना आ रहा था कि किसी को उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा था. अब आज की डेट में जिस तरीके से मिड कैप और स्मॉल कैप ने टूटना शुरू करा है, और पिछला हफ्ता तो मैं देख रहा था अच्छे से अच्छी क्वालिटी के मिड कैप और स्मॉल कैप्स में मतलब 15-15, 20-20% एक हफ्ते में अच्छे स्टॉक्स गिरे. तो ये फेस कैसे नेविगेट किया जाए फिर? मुझे ऐसा लगता है कि इन स्टॉक्स में जब आपने एंट्री किया था तो यू शुड हैव रेड द चक्रव्यूह वाला स्टोरी, कि घुसना आसान है बट कुछ ज़्यादा अगर खरीद लो तो बाहर निकलना नामुमकिन सा है.
many of these are going at multiples which are higher than the frontline peers. Because people said कि growth के लिए we can pay anything. Market में क्या problem था कि wherever people found growth, people said I'll pay anything for it. आज के दिन ये some of these PLI, electronics PLI stories are going at 80, 100, 150 Ps. अब investors have to realize कि उनमें मतलब no earnings can justify because all of them need execution, right? कि आपने प्लांट लगाया, ऑर्डर मिला, ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ एंड कंटिन्यूसली होता रहे. आई थिंक ये सिनारियोज दे वर नॉट जस्ट प्राइस टू परफेक्शन, दे वर प्राइस टू मल्टीपल टाइम्स परफेक्शन. तो उसमें करेक्शन आना ऐसा भी नहीं कि मार्केट में लार्ज परसेंटेज हैज बीन कॉट इन दिस. सबके पास में एक दो ऐसे स्टॉक्स होंगे जिसमें एक्सेसेस हुई हैं, एक्सेसेस आर करेक्टिंग. बट मैं ये मानता हूँ कि दैट डजंट मेक अ मार्केट. आप इंडेक्स की बात कर रहे हो, index I still think at a index level we are talking about 21 22 PEs PE multiples. I don't think that is excessive. Yes, agar tomorrow GDP growth drops to 3-4% then there's a problem, but indications are if they remain in the 6% plus minus range, it may be lower than what we would like, but it is higher than what's there in the rest of the world. And frontliners are not that expensive. Yes, एक ऑल्टरनेटिव एनर्जी कंपनी जैसे सोलर कंपनी की जिसने लिस्टिंग की है वो ऑलरेडी मतलब 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप हो गया, नाम लेना नहीं चाहता हूँ, तो उसमें मतलब करेक्शंस तो आने ही है. और जब वो लॉक-इन्स खत्म होंगे उनके एक्सेट्रा, यू विल सी करेक्शंस. तो करेक्शंस आर गुड इन द मार्केट टू टेल पीपल कि यू कांट गेट कैरिड अवे. आई थिंक पीपल विल गो बैक टू, देयर आर स्टिल फ्रंटलाइन स्टोरीज. टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरी है, 6 टाइम 7 टाइम फ्री कैश मल्टीपल में मिल रहा है. 1.25 लाख करोड़ का मार्केट कैप, 15,000 करोड़ का फ्री कैश होगा. मतलब यू हैव टू देन से दैट पीपल से अरे वो तो इंडेक्स स्टॉक है, एक्साइटिंग नहीं है. आपको तो हर समय एक्साइटमेंट ही चाहिए, तो देन दिस इज नॉट द प्लेस टू बी इन, यू हैव टू गो समवेयर एल्स. बिल्कुल. कहते हैं स्टॉक मार्केट में कई बार सबसे ज़्यादा पैसा बोरिंग होकर बनता है. एक बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आज आप हमारे साथ आए, टाइम निकाला आपने, और थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना कि लॉन्ग टर्म की हमने आज बात की. और यही विश करूँगा कि जो 20 साल हमने CNBC आवाज़ में पिछले 20 साल में मार्केट की ग्रोथ देखी है, हम अगले 20 साल में भी वही ग्रोथ देखेंगे. अगले 20 साल क्यों, अगले 20-40 साल आपका बोलबाला रहेगा, आई हैव नो डाउट. एंड जो लोग आपको फॉलो करते हैं, मेरे हिसाब से एक वीकली या आप फोर्टनाइटली कह लो, एक सॉर्ट ऑफ पर्सपेक्टिव प्रोग्राम आपको करना चाहिए, वे पीपल आर कॉन्स्टेंटली रीलुकिंग एट देयर पोर्टफोलियो एंड सेइंग कि 70-80% अनटच्ड है, 10-20% में जो कुछ यू नो बदतमीजियाँ हम करते हैं वो करने भी मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा उस पर. आई थिंक प्रॉब्लम क्या होता है कि जब पूरा अपना नेटवर्थ आप ट्रेडिंग और उसमें लगाते हो, देन द हाइज एंड लोज कैन बी वेरी वेरी एब्सोल्युटली वहीं पर दिक्कत आई. खैर एनीवे, बहुत अच्छी बात कही आपने, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, एंड थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़े. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू.